हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे वोकेबुलरी का सेट नंबर 18। तो देखते हैं इस वाले वीडियो में हम कौन कौन से शब्द सीखेंगे। हम सीखेंगे कार्टेल, साइनक्योर, एडमोनिश, रेपरकशन, इनेब्रिएट, इनकैर्सरेट, युक्सोरिसाइड, टार्निश, एक्सटर्मिनेट और रिटेलिएट। तो इनको हम कंटेक्चुअली अच्छे से स्टडी करेंगे। ये हमारा क्विज़ होगा बाद के लिए। तो पहले शुरू करते हैं। एक वर्ड जो बहुत यूज़ होता है वो है कार्टेल। कार्टेल क्या होता है? चलो एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। भारत में टेलीकॉम सेक्टर की बात करते हैं। टेलीकॉम सेक्टर मतलब जो मोबाइल फ़ोन सेवा प्रदान करते हैं, यानी कि दूरसंचार। कितनी कंपनियाँ हैं आप अपनी उंगलियों पे गिन सकते हैं, जैसे रिलायंस जियो, वोडाफोन, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अब एक ही हैं। यानी घूम फिर के मुश्किल से आपके पास 15 से 20 कंपनियां हैं। यानी कि अगर आपने मोबाइल फ़ोन खरीद लिया, उसका कनेक्शन लेना है तो आपके सामने सिर्फ 15-20 विकल्प हैं, राइट। अब एक बात समझिए, मान लो अगर ये 15-20 कंपनियां सारी मिलकर डिसाइड कर लें कि भाई हम तो प्राइस बढ़ाएंगे, हम तो टेलीकॉम को महंगा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इन 15-20 के पास ताकत है। ताकत कैसे है? क्योंकि सब ने मिलकर डिसाइड कर लिया। तो अगर आप जियो का कनेक्शन लो, वोडाफोन का लो, एयरटेल का लो, किसी का भी लो, आपको प्राइस तो ज़्यादा ही देना पड़ेगा। तो ये कर सकते हैं, राइट। और ये एक नुकसान होता है ओलिगोपोली मार्केट का। ओलिगोपोली मार्केट मतलब होता है जहाँ पे खरीदने वाले लोग बहुत ज़्यादा होते हैं और बेचने वाले लोग बहुत कम होते हैं। यानी बायर बहुत ज़्यादा हैं, सेलर बहुत कम है। इसको ओलिगोपोली बोलते हैं। तो यहाँ पे ये सारे लोग मिलके आपस में एक संधि कर सकते हैं, एक तरह की आपस में एक साजिश कर सकते हैं कि क्योंकि हम सिर्फ 15-20 लोग हैं बेचने वाले, तो इससे सबको फ़ायदा होगा और नुकसान होगा भारत के 130 करोड़ उपभोक्ताओं को। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कार्टेल बना रहे हैं। कार्टेल मतलब जब कई बिजनेस के जो व्यक्ति हैं या ग्रुप हैं या कंट्रीज़ हैं, वो आपस में मिल जाते हैं किसी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, जिससे कंपटीशन कम हो जाए और जो प्राइस है वो बढ़ जाए। यानी कि वो प्राइस को अपने अनुसार बढ़ा और घटा सकते हैं और जो कंपटीशन है उसको आपस में लिमिट कर सकते हैं। आपस में बात कर लें कि सबका फ़ायदा है, हम सब भाई भाई हैं, तो फिर हम, क्योंकि जब कंपटीशन होगा तो ये प्राइस गिराएंगे। प्राइस इसलिए गिराएंगे कि उपभोक्ता हमारे पास आए। जैसे रिलायंस जियो ने प्राइस गिराया, यानी कार्टेल नहीं बनाया, ठीक है ना। तो कार्टेल नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जब कार्टेल बन जाता है तो बिजनेसेस क्या करते हैं, आपस में गुप्त संधि कर लेते हैं, गुप्त बातचीत करके उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और कार्टेल का एक मतलब और होता है, एक तो मैंने बता दिया आपको। एक मतलब कार्टेल का ये भी होता है जब बहुत सारे लोग, खास तौर पे राजनेता या क्रिमिनल जो अपराधी हैं, वो आपस में मिलके एक ग्रुप बना लेते हैं, तो उसे भी कार्टेल बोलते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ। ये अमेरिका है, ऊपर आप ये नक्शे में देखिए, ऊपर अमेरिका है ये जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, और नीचे मैक्सिको है। अब मैक्सिको जो है वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर बहुत बड़ा है। ये जो पूरा बॉर्डर है ये मैक्सिको और अमेरिका का बॉर्डर है, और इससे मैक्सिको ड्रग्स पहुंचाता है अमेरिका में, और अमेरिका में फिर जो लोग हैं उनको नुकसान होता है। तो इसके लिए कई सारे कार्टेल बने हुए हैं, जैसे सिनालोआ कार्टेल। अब यहाँ पे आप ये हेडलाइन देखिए CNN की, 24 कार्टेल मेंबर कॉट इन US मैक्सिको ड्रग रेड। पुलिस ने रेड करी। रेड आप समझते हैं छापा मारना। तो पुलिस ने जब छापा मारा अमेरिका और मैक्सिको के बॉर्डर पे, तो 24 कार्टेल के जो मेंबर हैं उनको पकड़ लिया, कैच कर लिया। कैच का पास्ट होता है कॉट, समझ गए। तो कार्टेल मतलब एक रैकेट, एक तरह का रैकेट, या इसको सिंडिकेट बोल सकते हैं, या कंसोर्टियम। कंसोर्टियम मतलब होता है जब बहुत सारे बिजनेसेस एक हो जाते हैं। कंसोर्टियम मतलब किसी भी चीज़ का जमावड़ा। जैसे 4 कंपनियां हैं, 4 कंपनियों ने मिलकर एक कंसोर्टियम बना दिया, 4 देशों ने मिलकर कंसोर्टियम बना दिया। जैसे अब तेल बेचने वाले देश हैं, उन्होंने मिलकर एक कंसोर्टियम बना रखा है जिसको ओपेक बोलते हैं। इसी तरह से दक्षिण एशियाई जो देश हैं, साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्वी जो देश हैं साउथ ईस्ट, उन्होंने मिलकर एक संगठन बना रखा है जिसका नाम है आसियान।
तो ये एक तरह का आसियान क्या है, एक तरह का कंसोर्टियम है, क्योंकि ये सारे देश मिलके एक दूसरे के हितों की रक्षा करेंगे, अपने इंटरेस्ट्स की रक्षा करेंगे। इसको कॉन्ग्लोमेरेट भी बोलते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट। तो कॉन्ग्लोमेरेशन मतलब बहुत सारी चीज़ों का पास आना। तो क्लियर है, कार्टेल समझ लिया आपने। अब यहाँ पे हम देखते हैं सेंटेंस। द नोटोरियस कोकेन कार्टल्स हैव बीन अटैक्ड एंड फ्रेगमेंटेड। नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, जो बुरी चीज़ के लिए प्रख्यात होता है उसे कुख्यात बोलते हैं। तो नोटोरियस कुख्यात कोकेन के जो ग्रुप हैं, रैकेट हैं, कार्टल हैं, सिंडिकेट हैं, उनको अटैक किया गया, ठीक है, उनके ऊपर हमला बोला गया पुलिस के द्वारा, एंड फ्रेगमेंटेड, उनको तोड़ दिया गया, ठीक है। क्योंकि ये सारे लोग बस अपने हितों के लिए पास आते हैं। जब ये देखते हैं कि एक को नुकसान हो रहा है तो फिर बाकी भी दूर चले जाते हैं। इनमें कोई बहुत ज़्यादा घनिष्ठता, मैत्री, भाईचारा नहीं होता, सिर्फ प्रॉफिट। तो फ्रेगमेंट हो जाना, जब कोई चीज़ फ्रेगमेंट हो जाती है मतलब टूट जाती है। जैसे कोई बड़ी चीज़ है, अगर वो टूट गई छोटे छोटे उसमें, तो उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट हो गई। फ्रेगमेंट होना मतलब टूट के छोटा छोटा हो जाना, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंट हो जाना। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ अ कार्टल इज टू कीप प्राइसेस हाई बाय कंट्रोलिंग द सप्लाई एंड डिमांड। तो जब व्यापारों में, ये तो मैंने आपको क्राइम का एग्जांपल दिया, लेकिन जो व्यापार होते हैं जब उनमें कार्टेल बनता है तो उसका पर्पस होता है कि दाम को बढ़ाओ, प्राइस को ज़्यादा रखो। प्राइस को ज़्यादा रखोगे तो कार्टेल का फ़ायदा होगा, प्राइस को कम रखोगे तो कार्टेल का नुकसान होगा। इसीलिए जब पेट्रोल के दाम बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तो ओपेक के कंट्री क्या करते हैं, मिलके वो पेट्रोल का उत्पादन कम कर देते हैं, जिससे पेट्रोल की सप्लाई कम हो जाए। सप्लाई जिस चीज़ की कम हो जाती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। यह सिंपल अर्थशास्त्र है, इकोनॉमिक्स है। तो कार्टेल क्लियर है। अब हम आते हैं दूसरे शब्द पे, साइनाक्योर। साइनाक्योर मतलब होता है कोई ऐसी नौकरी अगर आप कर रहे हैं या कोई ऐसे पद पे हैं जहां काम बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, आपको बस मुफ्त की सैलरी मिल रही है या बिना काम करे सैलरी मिल रही है। कहने का मतलब आप बहुत आसान अगर नौकरी कर रहे हैं तो उसे कहते हैं साइनाक्योर। बहुत ही चैन की नौकरी, बहुत ही आराम की नौकरी, कार्यभार रहित नौकरी। कार्यभार बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो आवर्स हैं ड्यूटी के वो बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा काम का बोझ नहीं है, बहुत ज़्यादा काम का भार नहीं है। दायित्वहीन पद, दायित्व मतलब होता है जिम्मेदारी, तो दायित्वहीन मतलब कोई जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं है, एक ऐसा पद, बस आप वहाँ पे बैठे हैं और आप वहाँ पे आराम फरमा रहे हैं और आपको पैसा भी अच्छा खासा मिल रहा है। तो ये एक तरह का पेड पोजीशन होता है। पेड मतलब आपको वहाँ पैसे मिल रहे हैं होने के, लेकिन उसमें काम ज़्यादा नहीं है। तो इसका उल्टा क्या हो गया, इसका उल्टा हो गया चैलेंजिंग जॉब। चैलेंजिंग जॉब मतलब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं, कोई ऐसा जॉब कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, यानी चैलेंजिंग है। अपहिल बैटल, अपहिल बैटल क्या होती है, मान लीजिए कोई पहाड़ है और पहाड़ पे अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ये आप हैं ऊपर जा रहे हैं तो आप अपहिल जा रहे हैं, और अगर आप ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आप डाउनहिल आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहाड़ के ऊपर चढ़ना मुश्किल होता है, नीचे उतरना आसान होता है। तो अपहिल बैटल, बैटल मतलब ऐसी लड़ाई, ऐसा युद्ध जो अपहिल हो। मान लो आपका शत्रु किसी पहाड़ के ऊपर खड़ा हो और आपको वो नीचे, आप नीचे हैं, आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो उसका पलड़ा भारी रहेगा क्योंकि वो ऊपर से आपको आसानी से देख पाएगा। तो वो ऊपर से गोलियां चला रहा है और आपको ऊपर की तरफ जाना है। तो अपहिल बैटल मतलब कोई ऐसा काम आप कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन है, बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, उसको बोलते हैं अपहिल बैटल। तो ये एक मुहावरा है, अपहिल बैटल। इडियम, इडियम मतलब मुहावरा। हरकुलियन टास्क, हरकुलियन टास्क क्या होता है, देखो यूनान यानी कि ग्रीस में एक भगवान थे जिन्हें हरकुलिस कहा जाता है। इन्हें गॉड ऑफ स्ट्रेंथ यानी ताकत का देवता कहा जाता है। तो अब अगर ताकत का देवता है ये, तो हरकुलिस जो चीज़ें कर सकते थे वो आम आदमी नहीं कर सकता। अगर मैं बोल रहा हूँ हरकुलियन टास्क, टास्क मतलब होता है कोई काम करना, कोई काम। हरकुलियन मतलब हरकुलिस ही कर पाएंगे, ये तो इतना कठिन है, तो उसको बोलेंगे हरकुलियन टास्क। तो साइनाक्योर तो मतलब बिल्कुल चैन की नौकरी, बिल्कुल जहाँ काम ना हो ऐसा पद, लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा हो गया हरकुलियन टास्क, अपहिल बैटल या चैलेंजिंग जॉब। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। द इनकम्बेंट हेडमास्टर हैज़ बीन ऑक्यूपाइंग दिस साइनाक्योर ऑफिस फॉर ओवर 30 ईयर्स। इनकम्बेंट होता है पदस्थ, जो अभी पद पे है।
तो किसी स्कूल के हेडमास्टर की बात हो रही है, यानी प्रिंसिपल की बात हो रही है कि अभी जो इनकम्बेंट हेडमास्टर है, यानी कि जो अभी पदस्थ प्रिंसिपल है, वो इस पद पे, इस साइनाक्योर ऑफिस, यानी कि उसको काम वगैरह कुछ है नहीं ज़्यादा, तो उसका ऑफिस कैसा है, साइनाक्योर, यानी कि उसका जो पद है उस पर काम ज़्यादा नहीं है, वो आराम की ज़िंदगी जी रहा है पिछले 30 साल से, पिछले 30 साल से। तो यहाँ पे आपने एक वर्ड और सीखा, इनकम्बेंट। इनकम्बेंट मतलब जो अभी पद पर है। अभी भारत के इनकम्बेंट प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। वो भारत के इनकम्बेंट प्रधानमंत्री हैं क्योंकि अभी वो पदस्थ हैं। The elderly man's position as vice president is a sinecure that only exists as a tribute for his 60 years of service for the company. जो अभी बूढ़ा व्यक्ति है उसको जो पद दिया हुआ है कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट का, यानी कि उपाध्यक्ष का, वो एक साइनाक्योर है। क्यों? क्योंकि उसने 60 साल मेहनत करी है कंपनी के लिए, उसकी 60 साल की सेवाओं के बदले उसे ये पद मिला है जिस पे काम ज़्यादा नहीं है। और कई बार ऐसा किया जाता है, कई बार ऐसे लोगों को गवर्नर बना दिया जाता है। कहते हैं ना, गवर्नर का जो पद होता है वो उतना वैसा नहीं होता, उतना साइनाक्योर कहा जाता है। कई बार गवर्नर का उतना काम नहीं होता जितना चीफ मिनिस्टर या इन सब का होता है। तो अगर कोई बहुत ज़्यादा किसी पार्टी के प्रति वफादार रहा, लॉयल रहा, तो उसको बाद में अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो राज्यपाल बना देती है, राष्ट्रपति कई बार बना देती है। तो इस तरह से भी कहा जाता है कि राष्ट्रपति का पद भी कई बार बोलते हैं कि साइनाक्योर होता है, जबकि ऐसा है नहीं। लेकिन गवर्नर का पद तो कई राज्यों में तो खासकर साइनाक्योर ही कहेंगे, वहाँ पे उतना ज़्यादा काम नहीं होता। चलिए अब हम आते हैं अगले शब्द पे, एडमोनिश। देखो, एडमोनिश करना क्या होता है? एडमोनिश करना होता है गंभीरता से किसी को सलाह देना, ठीक है, किसी को एक तरह से चेतावनी देना, किसी को रेप्रीमेंड करना, किसी को बताना कि भाई तुम गलत कर रहे हो, सीख लो, अभी भी संभल जाओ, किसी को चेताना, चेतावनी देना, किसी को बोलना कि भाई तुम अपनी गलती ठीक करो, तुम आजकल बहुत ज़्यादा गलतियां कर रहे हो एक के बाद एक, तो तुम अपनी गलतियों को ठीक कर लो। तो किसी को गंभीरता से सलाह देना उसे एडमोनिश कहा जाता है। इसके सिनोनिम देखते हैं, काउंसिल, कहते हैं ना काउंसलिंग चाहिए मुझे, यानी कि मुझे एडवाइस चाहिए, मुझे सलाह चाहिए। तो एक तरह से आप बोल सकते हो किसी को डांटना, किसी को डांट कर समझाना, कई बार ये भी हो सकता है, समझाना, चेतावनी देना, किसी को सावधान करना। कहते हैं ना भाई खबरदार, आज के बाद ये किया तो, मतलब मैं आपको सावधान करता हूँ। कई बार नम्रता से किसी को झिड़क देना, किसी को कहते हैं ना झिड़क दिया उसने मुझे, झिड़क दिया मतलब मुझे थोड़ा सा उसने, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, लेकिन झिड़क दिया मुझे, नम्रता से झिड़क दिया। किसी को सलाह देना, गंभीरता से सलाह देना, तो उसको बोलते हैं काउंसलिंग देना। इंस्ट्रक्ट करना, इंस्ट्रक्ट करना मतलब आदेश देना, बताना कि क्या करना है, इंस्ट्रक्शन देना। एग्जॉर्ट करना, एग्जॉर्ट करना क्या होता है? एग्जॉर्ट करना मतलब किसी को, इसके कई मीनिंग होते हैं, जैसे नसीहत देना, वो एक ही बात है, सलाह देना, नसीहत देना, या किसी को समझाना, दबाव डालना, कई बार ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा जोर देकर कहना, ठीक है ना, ऐसे नहीं सिर्फ ऐसे ही बोल दिया, थोड़ा सा जोर देकर पैशन के साथ बोलना, तो उसको बोलते हैं एडमोनिश। तो इसका उल्टा क्या हो गया? अब या तो आप किसी को समझाएंगे कि भाई गलतियां मत करो, आप उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, थोड़ा बहुत आप उसकी वो करेंगे, उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे, राइट। लेकिन अगर वो अच्छा काम करेगा तो आप उसको अपलॉड करेंगे, ताली बजाएंगे। एक्सटॉल मतलब तारीफ़ करना, प्रेज मतलब भी तारीफ़ करना, यानी कि किसी को सराहना, किसी के काम को सराहना, तालियां बजाना, किसी की प्रशंसा करना, राइट, ऊंचे स्वर में प्रशंसा करना, सबके सामने प्रशंसा करना, सबके सामने प्रशंसा करना, वाह वाही देना, एकदम कहते हैं ना वाह वाह, तो वाह वाही देना, तो ये सब है इसका उल्टा। एग्जाम्पल, फाइनली द बॉस हैड टू एडमोनिश हिज एम्प्लॉयज़ टू अराइव ऑन टाइम फॉर वर्क। काफ़ी दिन से जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वो लेट आ रहे थे टाइम पे, तो बॉस ने क्या किया? उनको एडमोनिश किया, उनको समझाया, अच्छे से समझाया कि भाई ये मैं आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ आप नहीं कर सकते, तो उनको अच्छे से समझा दिया। अब अगर वो फिर भी नहीं मानेंगे तो फिर बॉस और ज़्यादा लेवल बढ़ाएगा, फिर और ज़्यादा लेवल बढ़ाएगा, फिर फाइनली निकाल देगा। लेकिन हमें एक लैडर को फॉलो करना चाहिए, एक सीढ़ी को फॉलो करना चाहिए। पहले हमें प्यार से समझाना चाहिए, फिर हमें गंभीरता से समझाना चाहिए, जिसे एडमोनिश कहते हैं, फिर हो सके तो हमें अपमानित करना चाहिए या इंसल्ट भी करना चाहिए ज़रूरत पड़ने पर, और फिर हमें गुस्से में समझाना चाहिए बहुत ज़्यादा, फिर वार्निंग देनी चाहिए, एकदम चेतावनी बिल्कुल देना, सीरियस चेतावनी कि भाई आखिरी वार्निंग है ये, और फिर फाइनली फिर
जो है उसे निकालना ही पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो बॉस ने एडमोनिश किया अपने एम्प्लॉयज़ को। अब ये बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे, हमेशा मैं बोलता हूँ सबको, एडमोनिश योर फ्रेंड्स इन प्राइवेट, प्रेज देम इन पब्लिक। लेकिन आजकल होता उल्टा है। देखिए, आपके हिस्से में प्रशंसा भी आ सकती है और बेइज्जती भी आ सकती है। आजकल होता क्या है, बेइज्जती तो पब्लिकली करते हैं लोग और प्रशंसा करते हैं प्राइवेट में। होना चाहिए उल्टा, प्रशंसा सबके सामने होनी चाहिए और एडमोनिश करना है तो प्राइवेट में करो। किसी को चेतावनी देनी है, समझाना है, जताना है, सावधान करना है, डांटना है, क्रिटिसाइज़ करना है, तो ये सब प्राइवेट में करना चाहिए। लेकिन अगर किसी की तारीफ़ करनी है तो पब्लिक में करनी चाहिए। आजकल उल्टा होता है, ये अलग ही उल्टी गंगा बह रही है। अब हम बात करते हैं रेपरकशन। रेपरकशन मतलब क्या होता है? रेपरकशन मतलब आप जो काम कर रहे हो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसके परिणाम क्या होंगे, सोच समझ के करिए, इसके रेपरकशन हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक आपको पहले सेंटेंस दिखाता हूँ। सिंस ही वॉन्टेड टू प्ले हिज ड्रम्स एट नाइट विदाउट एनी रेपरकशन फ्रॉम हिज नेबर, ही प्लेस साउंड प्रूफ पैडिंग ऑन द वॉल्स ऑफ द गैराज। कोई व्यक्ति होगा और वो रात को ड्रम बजाने का शौकीन था, लेकिन अगर आप रात को ड्रम बजाओगे तो आपके पड़ोसी क्या चुप बैठेंगे? नहीं, वो क्या करेंगे? वो आ जाएंगे आपके घर पे। यानी कि आपको उनकी प्रतिक्रिया का ख्याल रखना पड़ेगा। तो जो रेपरकशन हैं नेबर्स के, पड़ोसियों के, उसने उनको समझा, इसलिए उसने क्या किया, अपनी जो दीवारें हैं, जो वॉल्स हैं अपनी गराज की जहाँ पे वो ड्रम बजाता था, उसको साउंड प्रूफ करवा दिया। उनके ऊपर साउंड प्रूफ पैडिंग करवा दी। साउंड प्रूफ मतलब अब आवाज़ बाहर नहीं जाएगी, तो नेबर्स जो हैं उनको परेशानी नहीं होगी। तो उन्होंने अपने नेबर की प्रतिक्रिया को दिमाग में रखते हुए ये काम किया। जब भी हम कोई काम करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके परिणाम क्या होंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये भी एक अच्छा वर्ड है, कॉन्सिक्वेंसेस। उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका प्रभाव क्या होगा, उसका नतीजा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष दो तरह के परिणाम हो सकते हैं। उस काम का महत्व क्या है, इन सबको हमें दिमाग में रखते हुए फिर काम करना चाहिए। ठीक है ना। देखिए, अंग्रेजी में एक बात होती है, कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट। कॉज मतलब किसी चीज़ का कारण, कि भाई वो काम क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, और दूसरा उसका नतीजा। दोनों में फ़र्क होता है। तो कारण और नतीजा एक दूसरे के एंटोनिम हो जाते हैं, भिन्नार्थी शब्द हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, रेपरकशन मैंने आपको बता दिया, परिणाम, नतीजा, किसी चीज़ का महत्व, किसी चीज़ की प्रतिक्रिया। रिकॉइल। रिकॉइल मतलब मान लो मैंने एक दीवार के ऊपर बॉल फेंक कर मारी, तो क्या होगा, वो टकरा के वापस मेरी तरफ आएगी, यानी रिकॉइल करेगी। समझ गए? रिकॉइल करेगी मतलब मेरे ही ऊपर आ जाएगी। वो बैकफायर कर जाएगी, मतलब बैकफायर मतलब आपने मान लीजिए कोई हथियार अपने शत्रु की तरफ फेंका और वो लौट के आपको ही घायल कर दे, तो यानी कि वो बैकफायर कर गया। फॉल आउट मतलब भी होता है नतीजा। रीबाउंड मतलब जब कोई चीज़ टकरा कर वापस आती है, लौट कर वापस आती है, तो वो रीबाउंड कर रही है। ठीक है, आपने किसी को कुछ अपशब्द कहे तो वो रीबाउंड करेगा, आपके ऊपर अटैक करेगा। रिकॉइल कर सकता है, वो आप ही के ऊपर उल्टा भारी पड़ सकता है वो। तो इसलिए जो भी काम करिए प्रतिक्रिया को दिमाग में रख के करिए। आफ्टरमाथ मतलब भी होता है नतीजा। आफ्टरमाथ ऑफ द राइट्स, दंगों के बाद का जो नतीजा, आफ्टरमाथ ऑफ द राइट, उसको ऐसे बोलते हैं। ठीक है ना। आफ्टरमाथ ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द एग्जाम वॉज दैट माई पेरेंट्स डिसाइडेड नॉट टू गिव मी एनी मनी। क्योंकि मेरा जो रिजल्ट है वो इतना ख़राब था, तो मेरे पापा मम्मी जो हैं, मेरे जो अभिभावक हैं, पेरेंट्स हैं, उन्होंने डिसाइड करा कि वो मुझे पैसा नहीं देंगे खर्चने के लिए। क्यों नहीं देंगे? इट वॉज एन आफ्टर माथ ऑफ माई परफॉर्मेंस इन द एग्ज़ाम। क्योंकि मेरे जो एग्ज़ाम में नतीजा था, जो परफॉर्मेंस था, वो बहुत ख़राब था, तो उसका आफ्टर माथ था, उसका नतीजा ये हुआ। ठीक है ना। तो यानी कि नतीजे को बोलते हैं रेपरकशन। अब नतीजे का उल्टा क्या होता है? कारण, यानी कि कॉज। किसी चीज़ की जड़ क्या है, तो इसके उल्टे शब्द क्या हो गए? रूट मतलब जड़। अब यहाँ पे रूट वो पौधे वाले जड़ की बात नहीं कर रहा, किसी काम की जड़ क्या है। अगर उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो ठीक है, लड़ाई तो नतीजा है, लड़ाई तो रेपरकशन है।
लेकिन उसका रूट क्या था, उसकी जड़ बताओ, उसका ओरिजिन, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका ओरिजिन क्या था। ओरिजिन मतलब वो स्थान जहाँ से किसी चीज़ की उत्पत्ति होती है, किसी चीज़ का उद्गम होता है। कमेंसमेंट मतलब शुरुआत, कमेंसमेंट मतलब शुरुआत। इनिशिएशन, इनिशिएशन मतलब भी होता है शुरुआत। इंसेप्शन मतलब भी होता है शुरुआत। कहते हैं सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, कंपनी की शुरुआत से ही हैज़ बीन अ ट्रेमेंडस परफॉर्मर, वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड यूज़ करना है कि कंपनी की शुरुआत से ही, तो आप बोलेंगे सिंस द इंसेप्शन ऑफ द कंपनी, यानी जब से कंपनी शुरू हुई है। तो किसी चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, किसी चीज़ की जड़ कहाँ है, वो हो गया इसका एंटोनिम। और नतीजा, परिणाम, वो होगा इसके सिनोनिम। एक सेंटेंस और है, द पीपल इन माई नेबरहुड विल नॉट रिपोर्ट द क्राइम लॉर्ड्स एक्टिविटीज़ बिकॉज दे आर अफ्रेड ऑफ द पॉसिबल रेपरकशन। ये तो हमेशा ही होता है। मेरे मोहल्ले में, नेबरहुड मतलब होता है मोहल्ला, मेरे मोहल्ले में जो लोग हैं, क्राइम लॉर्ड मतलब होता है गैंगस्टर, जो बहुत बड़े लेवल का अपराधी होता है, जो सिंडिकेट का मालिक होता है, क्राइम लॉर्ड बोलते हैं उसे। एक तरह से भगवान ही हो गया वो, क्राइम लॉर्ड। तो जो गैंगस्टर है उसके खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाता था मेरे मोहल्ले में। क्यों? बिकॉज दे आर अफ्रेड, क्योंकि उन्हें डर लगता है। अफ्रेड मतलब होता है डर। किस चीज़ का डर है? ऑफ द पॉसिबल रेपरकशन, यानी जो भी उसके बाद संभावनाएं बनती हैं जिन नतीजों की उनका, यानी कि एक तरह से अगर वो क्राइम लॉर्ड के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो क्राइम लॉर्ड उनके परिवार को ख़त्म करवा सकता है, वो रेपरकशन हो सकता है। तो नतीजे से हर कोई डरता है। परिणाम क्या होंगे आपकी किसी गतिविधि के, उससे हर कोई डरता है। चलिए अब हम आते हैं अगले शब्द पे। ये शब्द काफ़ी आसान है। ये शब्द है इनेब्रिएटेड। इनेब्रिएटेड मतलब होता है नशे में धुत, पिया हुआ। एकदम कोई ऐसा व्यक्ति कैसा होगा पिया हुआ है तो? अगर अस्थिर होगा, अस्थिर। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड मतलब होता है कोई किसी चीज से एकदम प्रचुर होना। ज़रूरी नहीं है इंटॉक्सिकेटेड एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। इंटॉक्सिकेटेड, इंटॉक्सिकेटेड विद एन आइडियोलॉजी। कहते हैं कि अगर आप राजनीति में रुचि रखते हैं तो रुचि रखिए, लेकिन डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड विद एन आइडियोलॉजी। किसी एक विचारधारा में धुत मत हो जाइए, ठीक है ना। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए कोई विचारधारा पकड़ ली, मान लीजिए आप राइट को फॉलो करते हैं, दक्षिणपंथी विचारधारा, तो फिर जो दक्षिणपंथी विचारधारा वाले लोग बुरे काम करेंगे आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो आइडियोलॉजी से धुत हैं एकदम। अब आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आप उनसे प्रश्न नहीं करेंगे। अगर आप लेफ़्ट की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं तो अगर लेफ़्ट वाले सत्ता में आ गए तो आप उनसे प्रश्न करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि आप तो विचारधारा के पीछे पागल हैं। तो इसलिए कहते हैं डोंट गेट इंटॉक्सिकेटेड विद एन आइडियोलॉजी। किसी विचारधारा में अपने आप को धुत मत कर लीजिए, उसमें रम मत जाइए, उसमें रज मत जाइए। तो इंटॉक्सिकेट मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ शराब के लिए आता है, इंटॉक्सिकेट बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। डिप्सोमेनियकल, डिप्सोमेनियक कौन होता है? वही शराबी, बहुत ज़्यादा शराब पीने वाला, मदिरा पान करने वाला, राइट। नशे में चूर, नशे में धुत, एकदम मदहोश, मतवाला, पिया हुआ व्यक्ति, डिप्सोमेनियक, राइट। इनेब्रिएटेड, इनेब्रिएटेड स्टेट, वर्ड यूज करते हैं इनेब्रिएटेड स्टेट। द पर्सन हु कमिटेड द क्राइम वॉज इन एन इनेब्रिएटेड स्टेट, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपराध किया वो एकदम धुत था, नशे में, इनेब्रिएटेड स्टेट में था। अब यहाँ पे देखिए, द डिफेंडेंट वॉज क्वेश्चन बाय द प्रोसिक्यूटर अबाउट द नाइट ऑन विच ही ड्रोव इन एन इनेब्रिएटेड स्टेट। कोर्ट में जब वो अभियुक्त गया तो वहाँ पे उससे पूछा गया कि भाई आप उस रात क्या कर रहे थे जब आप नशे में गाड़ी चला रहे थे, यानी व्हेन ही ड्रोव इन एन इनेब्रिएटेड स्टेट। ड्रोव मतलब ड्राइव, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव का पास्ट टेंस हो गया ड्रोव। उस रात जब आप धुत थे नशे में और गाड़ी चला रहे थे, उस रात के बारे में उससे प्रश्न किया गया। द ओनली ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन UN इज अ टूथलेस लायन दैट हैज़ बीन हाईजैक्ड बाय दोज पावर इनेब्रिएटेड कंट्री हु आर यूजिंग इट टू लेजिटिमाइज देयर इलेजिटिमेट एक्शन। आजकल ऐसा बोला जाता है कि संयुक्त राष्ट्र जो है, यूनाइटेड नेशंस, वो एक टूथलेस लायन, एक ऐसा शेर है जिसके दांत नहीं है, यानी दंतहीन, विषहीन, दंतहीन, विषहीन, यानी कोई ताकत नहीं बची है UN में। क्यों? क्योंकि UN को हाईजैक कर लिया है। UN को एक तरह से बंदी बना रखा है। किसने? वो पावर इनेब्रिएटेड कंट्री, यानी वो कंट्रीज, वो देश जो अपनी सत्ता, अपनी पावर, अपनी ताकत में धुत हैं, इनेब्रिएटेड है। तो आदमी इनेब्रिएटेड सिर्फ शराब में ही नहीं होता, आदमी इनेब्रिएटेड अपनी पावर में होता है, घमंड में होता है, अपने अहंकार में धुत होता है, इनेब्रिएट हो जाता है। पावर, पावर इनेब्रिएटेड, राइट।
तो ये वो जो कंट्री हैं उन्होंने अपने अवैध जो गतिविधियां हैं उनको वैध बनाने के लिए यूएन का इस्तेमाल किया है, राइट। अब इसका उल्टा क्या होगा? इसका उल्टा होगा एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस कौन होता है? एब्स्टिनेंट और एब्स्टीमियस मतलब एक ही होता है, यानी जो अपने ऊपर संयम रखे, जो गलत चीज़ों को ना कह सके, राइट। संयमी, जो हमेशा अपनी सुध में रहे, बेसुध ना हो, सुध में रहे, होश में रहे, यानी सोबर। सोबर वो व्यक्ति होता है जिसमें उद्वेग नहीं होता, जिसमें किसी किस्म का उद्वेग नहीं होता, जिसको आसानी से आप भड़का नहीं सकते, जो अपना आपा नहीं खोता, वो सोबर होता है। जो सुध में होता है, जो होश में होता है, जो सादा होता है, सिंपल होता है, सोबर होता है। जो परहेज करता है, एब्स्टिनेंट, एब्स्टीमियस, टीटॉटलर। टीटॉटलर मतलब होता है जो किसी भी तरह का ड्रग, शराब, सिगरेट वगैरह ना पिए, उसे बोलते हैं टीटॉटलर। जनरली शराब के सेंस में टीटॉटलर वर्ड का इस्तेमाल होता है। जो शराब ना पिए उसे टीटॉटलर बोलते हैं। चलिए अब हम आते हैं अगले शब्द पे। ये आसान है। इनकैरसरेट। इनकैरसरेट मतलब होता है किसी को बंदी बना लेना, किसी से उसकी स्वतंत्रता छीन लेना, किसी को जेल में डाल देना, यानी इम्प्रिजन कर लेना, किसी को कैद कर लेना, किसी को कैद कर लेना, किसी को कन्फाइन। कन्फाइन मतलब अगेन कैद कर लेना, सलाखों के पीछे डाल देना, बंदी बना लेना। तो इसका सिनोनिम हो गया अरेस्ट। अरेस्ट करना मतलब सिंपल है, अरेस्ट कर लेना, कैद कर लेना। अरेस्ट करने को आप एप्रीहेंड करना भी बोल सकते हो। एप्रीहेंड कर लिया पुलिस ने, उसे नैब कर लिया, पकड़ लिया, दबोच लिया। डिटेन कर लिया, अगेन डिटेन करना भी वही होता है, ठीक है। कैप्टिव, कैप्टिव ले लिया, कैप्टिविटी यानी कि कैद में। कैप्टिविटी मतलब होता है कैद, तो कैप्टिव मतलब वो व्यक्ति जो कैद में है। जैसे कहते हैं एलिफेंट इन कैप्टिविटी, यानी कि वो हाथी जो बंदी हैं, एलिफेंट्स इन कैप्टिविटी, या एलिफेंट्स इन द वाइल्ड, यानी जंगली हाथी जो जंगल में है, जो कैद में नहीं है। तो एंटोनिम उल्टा क्या हो गया? रिलीज। रिलीज मतलब किसी को स्वतंत्र कर देना, किसी की सलाखें खोल देना, किसी को डिस्चार्ज कर देना। डिस्चार्ज जैसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते हैं आप, जेल से डिस्चार्ज होते हैं आप, ठीक है। आपको अपनी स्वतंत्रता वापस मिल जाती है, आप डिस्चार्ज हो जाते हैं। आप एडमिट होते हैं पहले वहाँ पे, लेकिन बाद में डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो ये एकदम आसान है, एकदम क्लियर है ये। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। सिंस द किंग ओपोज द एग्जीक्यूशंस ही इनकैरसरेटेड द ट्रेटर फॉर लाइफ। ट्रेटर मतलब कौन होता है? गद्दार, गद्दारी करे, मीर जाफर किस्म का व्यक्ति, जयचंद किस्म का व्यक्ति, गद्दार कहा जाता है इन्हें। तो चूंकि वो राजा जो है वो एग्जीक्यूशन मतलब होता है फांसी या मृत्यु दंड देना। एग्जीक्यूशन के कई तरीके होते हैं, उनमें से एक फांसी होता है। एग्जीक्यूट कर देना किसी को मतलब उसे मृत्यु दंड दे देना। राजा मृत्यु दंड के खिलाफ था, उसको अपोज करना मतलब किसी चीज़ की खिलाफत करना। तो राजा जो है वो फांसी के खिलाफ था, मृत्यु दंड के खिलाफ था, इसलिए उसने गद्दार के साथ क्या किया? उसको पूरे आजीवन उसको इनकैरसरेट कर दिया, यानी बंदी बना लिया। यानी उसको मृत्यु दंड नहीं दिया, परंतु उसे पूरे जीवन के लिए उसे जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया। वी वर इनकैरसरेटेड इन दैट ब्रोकन एलिवेटर फॉर आवर्स। एलिवेटर होता है लिफ्ट, लिफ्ट खराब हो गई, हम सारे लोग फंस गए, यानी हम उसमें कैद हो गए लिफ्ट में घंटों तक, फॉर आवर्स। वी वर इनकैरसरेटेड। इनकैरसरेटेड मतलब हम उस खराब हुई लिफ्ट में फंसे रहे, कैदी बन के रहे घंटों तक। अगला शब्द है युक्सोरिसाइड। युक्सोरिसाइड मतलब अपनी पत्नी का कत्ल कर देना। देखो साइड मतलब क्या होता है? साइड मतलब होता है मारना या मृत्यु। अब अगर आप खुद को मार दोगे तो वो हो जाएगा सुइसाइड, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आप अपने भाई या बहन की हत्या कर दोगे तो वो हो जाएगा फ्रेट्रिसाइड। अगर आप अपने पिता को मार दोगे तो वो हो जाएगा पेट्रिसाइड। अगर माता को मार दोगे तो वो हो जाएगा मैट्रिसाइड। हर तरह के लोग हैं समाज में, घिनौने से घिनौने क्राइम करते हैं, घिनौने से घिनौने क्राइम आपने सुने होंगे। तो युक्सोरिसाइड उनमें एक है। युक्सोरिसाइड मतलब अपनी पत्नी को जान से मार देना। युक्सोर मतलब होता है पत्नी लैटिन भाषा में, और इंग्लिश में साइड का मतलब होता है किलिंग, यानी कि मार देना। तो एग्जाम्पल देखते हैं। ऑल्दो इट सीम्स रेयर येट द रेट ऑफ इंसिडेंसेस ऑफ युक्सोरिसाइड इन द यूएस इज सिमिलर टू दैट ऑफ चाइल्डहुड ल्यूकीमिया। उतना ज़्यादा अमेरिका में युक्सोरिसाइड के केसेस नहीं होते, तो जितना बच्चों में कैंसर के केस होते हैं यानी चाइल्डहुड ल्यूकीमिया, उतने ही केसेस जो हैं वो युक्सोरिसाइड के होते हैं अमेरिका में। तो दोनों ही काफ़ी कम हैं। आई हैव विटनेस दैट इल ट्रीटिंग अ डॉग और एनी अदर पेट इन इंग्लैंड इज कंसिडर्ड फार वर्स देन युक्सोरिसाइड। मैंने ये देखा है, विटनेस करा है, मेरे पास सबूत हैं इस बात के। मैंने देखा है, आई विटनेस्ड, मैंने ये पाया है, मैंने ऑब्जर्व करा है क्या
कि अगर आप अपने कुत्ते के साथ दुर्व्यवहार करेंगे, इल ट्रीट करना किसी को मतलब उसके साथ दुर्व्यवहार करना, बुरा व्यवहार करना, मारना पीटना, किसी के साथ बहुत बुरा व्यवहार करना। अगर आप अपने कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार करेंगे इंग्लैंड के अंदर तो, या अपने किसी भी पेट या किसी भी और पालतू जानवर के साथ बुरा व्यवहार करेंगे तो इंग्लैंड में वो ज़्यादा बुरा माना जाता है कंपेयर टू यूक्सोरिसाइड। कि अगर आप अपनी पत्नी की हत्या कर दें तो उससे भी ज़्यादा बुरा है कि अगर आप अपने कुत्ते की हत्या कर दें तो कोई व्यंग कह रहा है ये। चलिए अब हम बात करते हैं टार्निश। टार्निश मतलब होता है कलंकित करना। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है आप, जैसे ये शर्ट देखिए, शर्ट है, इस पर काला धब्बा लग गया है तो ये शर्ट क्या हो गई है, ये हो गई है टार्निश्ड। टार्निश एक वर्ब है, क्रिया है, कलंकित करना, ठीक है ना। टू ब्रिंग डिसग्रेस, अपनी रेपुटेशन खराब करवा लेना, किसी दूसरे की रेपुटेशन खराब करने की कोशिश करना। द स्कैंडल हैज़ टार्निश्ड हिज रेपुटेशन। एक स्कैंडल हुआ, उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन खराब हो गई, कलंकित हो गई। तो यहाँ पे कलंकित का मतलब सिर्फ वो कलंक की बात नहीं हो रही, फिजिकल कलंक की बात नहीं हो रही, या किसी चीज़ पे धब्बा लग गया। धब्बा टी शर्ट पे लग सकता है, लेकिन धब्बा आपकी रेपुटेशन पे भी लग सकता है, आपकी गुडविल पे भी लग सकता है, आपकी इज्जत कम हो सकती है समाज में। एग्जाम्पल देखते हैं। डल मतलब कोई चीज़ पहले से जब उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, जैसे फेड हो जाना, रेपुटेशन फेड हो गई मतलब रेपुटेशन कम हो गई, तो वो डल हो गई एक तरह से, धुंधली हो जाना। डिसकलर हो जाना, जैसे आपकी शर्ट है एकदम नई नई, लेकिन 50 बार धो लोगे तो डिसकलर हो जाएगी, उसका रंग चला जाएगा, बेरंग हो जाना। स्टेन मतलब धब्बा। कोरोड मतलब एक तरह से जंग लग जाना। कोरोजन, तो जो जंग लगता है, जंग लगने को हम कोरोजन बोलते हैं एक तरह का, यानी कि रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्ट मतलब जंग लग जाना। डिटीरियोरेट मतलब पहले से कोई चीज़ खराब हो जाना। सली मतलब भी होता है, जैसे बोलते हैं ना सलन मतलब क्या होता है, सलन मतलब होता है दुखी व्यक्ति। सली करना मतलब किसी की इमेज खराब करना। बेसमर्क मतलब भी वही होता है, किसी की इमेज खराब करना। टेंट मतलब भी होता है धब्बा, किसी की इमेज पे टेंटेड इमेज। वो जो पत्रकार है उसकी इमेज कैसी है, टेंटेड। वो जो नेता है उसकी इमेज है टेंटेड मतलब दागदार, धब्बेदार। स्टिग्मेटाइज करना मतलब भी वही है, और डीफेम करना भी वही है। डीफेम करना मतलब किसी का जो फेम है, किसी की जो ख्याति है उस पर प्रश्न चिन्ह लगाना। डीफेम करना, किसी को बदनाम करना, सिंपल वर्ड में बोलें किसी को बदनाम करना, कलंकित करना, धब्बा लगाना, किसी को की इमेज को मलिन करना। मलिन समझते हैं, धुंधला करना, मलिन करना, तो कलंकित करना, ये सब मतलब होता है टार्निश का। और इसका उल्टा क्या हो गया, उल्टा मतलब ब्राइटन मतलब और चमकदार बनाना। अब ये कोई शर्ट भी हो सकती है, कोई ये किसी की इमेज भी हो सकती है, पहले से ब्राइट हो रही है, पहले से और ज़्यादा जो है चमकीली हो रही है। पॉलिश करना, डिग्निफाई करना मतलब किसी को उसका सम्मान लौटाना, किसी को सम्मान देना, डिग्निफाई करना। क्लेंज मतलब किसी चीज़ को साफ करना, किसी चीज़ पे धब्बा लग गया तो अब उसे साफ करिएगा। प्यूरीफाई, किसी चीज़ को पाक पवित्र बनाना, ये हो गया इसका उल्टा। और ये सारे के सारे शब्द बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। एग्जाम्पल देखते हैं। मारिया sued a magazine company who tried to tarnish her image by falsely claiming that she was a drug addict. तो मारिया जो है उसने एक मैगजीन कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया। किसी को सू कर देना मतलब मुकदमा कर देना। तो उसने एक मैगजीन कंपनी के ऊपर मुकदमा कर दिया। उस मैगजीन कंपनी ने उसकी इमेज को खराब करना चाहा ये बोलकर कि वो ड्रग एडिक्ट है, कि वो नशा करती है। गोल्ड हैज़ बीन वैल्यूड सिंस एंटिकिटी बिकॉज इट डज नॉट टार्निश और रस्ट लाइक अदर मेटल। लोग सोने में निवेश क्यों करते हैं, गोल्ड की वैल्यू इतनी ज़्यादा क्यों है? सिंस एंटिकिटी मतलब प्राचीन समय से ही, बहुत पुराने समय, बहुत प्राचीन समय से ही गोल्ड में लोग इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इट डज नॉट टार्निश और रस्ट लाइक अदर मेटल, क्योंकि वो टार्निश नहीं होता या उसमें जंग नहीं लगता दूसरी धातुओं की तरह। अगर आप चांदी खरीदेंगे तो वो काला हो जाता है, अगर आप लोहा खरीदेंगे तो वो उसमें जंग लग जाता है, लेकिन गोल्ड जो है उसमें वो खराब नहीं होता। अगला शब्द है एक्सटर्मिनेट। एक्सटर्मिनेट मतलब होता है एकदम ख़त्म कर देना, किसी को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना, एकदम मिटा देना, विनाश कर देना, किसी का एकदम सत्यानाश कर देना। जैसे कहते हैं ना कि एकदम सबूत ही मिटा देना, इतनी बुरी तरह से किसी को ध्वस्त कर देना कि बिल्कुल वो एकदम जड़ी काट देना, एकदम बिल्कुल पूर्णतया नष्ट कर देना, उसको बोलते हैं विनाश कर देना। जैसे अमेरिका ने न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल किया था हिरोशिमा और नागासाकी पे, जापान के शहरों में, तो उनको एकदम एक्सटर्मिनेट कर दिया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था एक बार तो कि वो नक्शे से ही ख़त्म हो जाएंगे। पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देना मतलब एकदम किसी को, जैसे एक तरह से वो कंप्यूटर में होता है ना, डिलीट का बटन दबाते हैं तो फाइल एकदम ख़त्म हो जाती है, वैसा ही कर देना।
तो इसका सिनोनिम है एनिलिएट। एनिलिएट मतलब एकदम नेस्त नाबूद कर देना। नेस्त नाबूद मतलब एकदम खत्म कर देना। इरेडिकेट मतलब उन्मूलन कर देना, पूरी जड़ से ही मिटा देना। जैसे कहते हैं ना, भारत पोलियो को इरेडिकेट करना चाहता है, भारत स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट करना चाहता है, भारत ट्यूबरकुलोसिस को इरेडिकेट करना चाहता है, पूरे देश से एकदम खत्म कर देना चाहता है, उन्मूलन कर देना, एलिमिनेट कर देना। तो एलिमिनेट और इरेडिकेट मतलब एक ही होता है। एक्सपंज, एक्सपंज मतलब मिटा देना। जैसे एक बड़ा अच्छा मैं वो बताता हूँ कि उन्होंने जो स्पीकर है यानी लोकसभा के स्पीकर, उन्होंने रिमार्क्स एक्सपंज करा दिए। यानी लोकसभा में खड़े होके कोई सांसद बहुत गंदी गंदी बातें बोल रहा था, तो जो भी सांसद बोलते हैं वो लिखा जाता है बाकायदा, ठीक है ना, लिखा जाता है। तो वो जब लिखा गया तो उसमें से वो उसके रिमार्क्स जो थे, जो गंदी बातें थी, वो एक्सपंज करा दी यानी मिटवा दी। तो एक्सपंज कर देने का मतलब एक ये भी होता है, मिटा देना मतलब एक फिजिकल सेंस में मिटा देना, और एक वैसे भी होता है किसी को खत्म कर देना, मिटा देना। एक्सटरपेट मतलब भी होता है खत्म कर देना, वाइप आउट मतलब भी होता है खत्म कर देना। पूरी तरह से उसकी रेस ही वाइप आउट हो गई है, वो पूरी नस्ल ही खत्म हो गई, यानी पूरी नस्ल वाइप आउट हो गई, पूरा कंट्री वाइप आउट हो गया, पूरा कंट्री खत्म हो गया, राइट। साफ कर दिया एकदम, पूरी तरह से खात्मा कर दिया उसका, खत्म कर दिया, पूर्णतया नष्ट कर दिया, उखाड़ दिया एकदम, एक्सटर्मिनेट कर दिया। एग्जाम्पल, पहले इसके एंटोनिम देखते हैं। एंटोनिम मतलब अब या तो आप किसी को खत्म कर देंगे या उसका संरक्षण करेंगे, उसको बचाएंगे, उसको सेफगार्ड करेंगे, कंजर्व करेंगे, संरक्षण करेंगे, प्रिजर्व करेंगे, उसको बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, उसकी रक्षा करेंगे, रेस्टोर करेंगे या रिवैम्प। रेस्टोर और रिवैम्प मतलब दोनों एक ही होता है। दोनों का मतलब होता है उनकी मरम्मत करवाना। कोई अगर ऐसी चीज़ जो खराब है उसकी मरम्मत करवाना, उसको पहले जैसा कर देना, उसका पुनर्निर्माण करवाना, पुनर्निर्माण, उसको उसकी हालत में वापस लौटाना, मरम्मत करवाना, उसको दोबारा प्रचलन में लाना, उसका नवीनीकरण करवाना, उसका आधुनिकीकरण करवाना, राइट, उसका जीर्णोद्धार करवाना, जीर्णोद्धार, राइट। और रेस्टोर और रिवैम्प हेल्थ के सेंस में भी यूज़ करते हैं। मान लो आप बीमार हो गए, आप दवाइयाँ आपको रेस्टोर कर रही हैं या रिवैम्प कर रही हैं, मतलब आपको आरोग्य दे रही हैं। तो आरोग्य देना किसी को यानी रिवैम्प। कहते हैं ना, हैव यू रिक्यूपरेटेड योर हेल्थ, क्या आपकी सेहत पहले जैसी हो गई है? यस, आई रिवैम्प्ड द एंटायर हाउस, मैंने पूरे घर की मरम्मत करवा दी, मैंने उसको रिवैम्प करवा दिया, जीर्णोद्धार करवा दिया, उसको नवीनीकरण उसका करवा दिया, आधुनिकीकरण करवा दिया, राइट, उसको वापस वैसा करवा दिया जैसा पहले था, नवीनीकरण करवा दिया। वंस कॉकरोचेस गेट इनटू अ बिल्डिंग इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सटर्मिनेट देम। एक बार कॉकरोच अगर किसी बिल्डिंग में घुस जाते हैं तो फिर उनको एक्सटर्मिनेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनको खत्म करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिलियंस ऑफ ज्यूज वर एक्सटर्मिनेटेड इन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर था उसने लाखों की तादाद में जो यहूदी धर्म के लोग थे, जू जिन्हें बोलते थे, उनको एक्सटर्मिनेट कर दिया, उनको खत्म करवा दिया। अब अगला शब्द है रिटेलिएट। रिटेलिएट मतलब बदला लेना, ठीक है ना, आंख के बदले आंख, आंख के बदले आंख यानी रिटेलिएट, बदला लेना। आपको एक वर्ड मैंने पढ़ाया था वेंडेटा, याद आया? वेंडेटा, वेंडेटा मतलब बदला लेना, आंख का बदला आंख से। तो इसका सिनोनिम क्या हो गया? रेसिप्रोकेट। रेसिप्रोकेट मतलब वही बदला लेना, जो उसने किया आप भी वही कर रहे हैं, आप रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। किसी ने प्यार दिया तो कहते हैं हमेशा प्यार के बदले प्यार देना चाहिए और नफरत के बदले भी प्यार देना चाहिए। वी शुड ऑलवेज रेसिप्रोकेट हेट विद लव। किसी को हराने में हमारी महानता नहीं है, उसको जीतने में हमारी महानता है। किसी व्यक्ति को हराने में हमारी महानता नहीं है, उस व्यक्ति को जीतने में हमारी महानता है। और किसी को हरा आप ताकत से सकते हो लेकिन जीत सिर्फ प्यार से सकते हो। ये मदर टेरेसा कहा करती थी। काउंटर अटैक। काउंटर अटैक मतलब किसी ने हम पे अटैक किया, अब हम पलटवार कर रहे हैं, तो पलटवार का मतलब होता है काउंटर अटैक। रिवेंज। रिवेंज मतलब होता है बदला, बदला। लेकिन रिवेंज को जब हम क्रिया की तरह इस्तेमाल करेंगे तो हो जाता है अवेंज। तो अवेंज और रिवेंज में क्या फर्क होता है? रिवेंज एक नाउन है, एक संज्ञा है, और क्रिया एक अवेंज, यानी कि अवेंज यूज करेंगे। मान लो मेरे को अगर बोलना है कि मैंने उससे बदला लिया, भाई उसने जो है उसने मेरे ब्रदर को जान से मार दिया, तो मैंने अपने भाई की मृत्यु का बदला उससे लिया। अब मैं इसको इंग्लिश में दो तरह से बोल सकता हूं। मैं आई अवेंज्ड माई ब्रदर्स डेथ, आई अवेंज माई ब्रदर्स डेथ, यानी मैंने अपने भाई की मृत्यु का बदला लिया, मैंने उसको अवेंज कर लिया। अब यहां पे देखिए आप ईडी लगाए, अवेंज्ड, यहां पे मैंने इसको वर्ब की तरह यूज करा है। लेकिन एक और तरीका है कहने का, आई किल्ड हिज ब्रदर
इन रिवेंज, मैंने उसके भाई को मार दिया, रिवेंज लिया मैंने। तो मैंने रिवेंज लिया यानी कुछ लिया, कुछ मतलब कोई वस्तु एक तरह से, नाउन, पर्सन, प्लेस या थिंग। तो यहाँ पे कुछ थिंग है ये। मैं ये नहीं बोल सकता आई रिवेंज्ड, मैंने रिवेंज्ड किया, नहीं, रिवेंज तो नाउन है। हाँ, अवेंज्ड बोल सकता हूँ। क्लियर, ये फर्क होता है रिवेंज में और अवेंज में। तो जब क्रिया की तरह यूज़ करेंगे तो अवेंज करेंगे, और नाउन की तरह यूज़ करेंगे तो रिवेंज करेंगे। तो अगर आपसे पूछे क्या आपने उससे बदला लिया, तो वो क्या, डिड यू टेक रिवेंज, क्या आपने रिवेंज लिया, या डिड यू अवेंज योर ब्रदर्स डेथ, डिड यू अवेंज, अब यहां पे मैं वर्ब की तरह यूज कर रहा हूं। डिड यू टेक रिवेंज, यहां पे टेक वर्ब है और रिवेंज नाउन है, तो रिवेंज बोलूंगा। क्लियर, तो इंग्लिश की यही खूबसूरती है, वर्ब अलग होता है, नाउन अलग होता है। अब यहां पे उल्टा देखिए, इसका उल्टा क्या होगा, या तो आप किसी से बदला लेंगे वेंडेटा, या माफ कर देंगे। तो किसी को माफ कर देना, एक्सक्यूज कर देना, माफ, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस, माफी दे देना, उसके गुनाहों के लिए उसे क्षमा कर देना, क्षमा दान दे देना, पार्डन कर देना। क्लियर, तो इन सब का मतलब होता है माफ कर देना। अब यहां पे देखिए, ऑल्दो ही वॉन्ट्स टू रिटेलिएट अगेंस्ट द मैन हु किल्ड हिज वाइफ येट ही इज गोइंग टू वेट फॉर द कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। हालांकि वो चाहता है, अपनी पत्नी की हत्या का बदला लेना चाहता है, वो रिटेलिएट करना चाहता है, बदला लेना चाहता है, लेकिन पहले वो कोर्ट के फैसले का इंतजार करेगा। वो पहले वेट करेगा, इंतजार करेगा कोर्ट टू एडमिनिस्टर जस्टिस। पहले उसने न्यायालय से न्याय मांगा है, अगर न्यायालय से न्याय नहीं मिला तो फिर वो खुद कानून अपने हाथों में लेगा। द कंट्री इज मोर लाइकली टू रिटेलिएट अगेंस्ट द सैंक्शंस विद इट्स ओन ट्रेड रिस्ट्रिक्शन। एक देश ने दूसरे देश के ऊपर प्रतिबंध लगाए, सैंक्शन लगाए, तो दूसरे ने भी रिटेलिएट करके उस पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन लगा दिए। चलिए अब हम करते हैं हमारा पैरा, ये हमारे शब्द खत्म होते हैं यहीं पे। अब हम पैराग्राफ करेंगे। जॉन वॉज अ मेंबर ऑफ अ नोटोरियस ड्रग कार्टल। जॉन कोई व्यक्ति था, वो एक ड्रग गैंग यानी ड्रग कार्टल का हिस्सा था, और ये ड्रग कार्टल काफी ज्यादा कुख्यात था, नोटोरियस था। देयर ही वॉज वर्किंग एट अ साइनाक्योर पोजीशन। वो वहां पे एक साइनाक्योर पोजीशन पे था, काम ज्यादा नहीं करता था, सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी, साइनाक्योर पोजीशन पे था। उसकी वाइफ, हिज वाइफ ऑलवेज यूज्ड टू एडमोनिश हिम अबाउट द रेपरकशंस ऑफ वर्किंग विद सच पीपल। उसकी वाइफ उसे हमेशा एडमोनिश करती थी, समझाती थी, डांटती थी, सावधान करती थी कि रेपरकशन यानी इस तरह के लोगों के साथ काम करने के रेपरकशन, परिणाम अच्छे नहीं होंगे। बट ही नेवर लिसन टू हर, लेकिन उसने उसकी बात कभी नहीं सुनी। वन डे व्हेन ही केम होम इनेब्रिएटेड ही फाउंड दैट हिज वाइफ वाज डेड। एक दिन जब वो घर आया शराब पिए हुए था पूरी तरह से, तो उसकी जो वाइफ थी वो उसे मृत मिली, यानी उसकी वाइफ की हत्या हो चुकी थी। एट द सेम टाइम द पुलिस ऑल्सो रीच देयर एंड इनकैर्सरेटेड हिम ऑन द चार्जेस ऑफ एक्सोरिसाइड। उसी समय जो पुलिस थी वो भी वहां पहुंच गई उसके घर पे, और उसी को ही अरेस्ट कर लिया अपनी पत्नी को मारने के जुर्म में, यानी कि इनकैर्सरेट कर लिया, अरेस्ट कर लिया उग्जोरिसाइड के चार्जेस पे। पुलिस ने उस पर चार्ज लगाया कि तुमने ही अपनी पत्नी को मारा है। जॉन्स इमेज गॉट टार्निश, जॉन की पूरी इमेज खराब हो गई इस हादसे के बाद। आफ्टर दिस इंसिडेंट, आफ्टर अ फ्यू डेज ही एस्केप्ड फ्रॉम द प्रिजन। कुछ दिनों के बाद वो प्रिजन, जेल से भाग निकला, एस्केप कर गया, वहां से भाग गया, जेल तोड़ के भाग गया। बाय एक्सटर्मिनेटिंग द रियल कल्प्रिट ही देयरफॉर रिटेलिएटेड इन द सेम मैनर एज द मर्डर ऑफ हिज वाइफ एंड अवेंज्ड हिज वाइफ्स मर्डर। बाद में जेल से भाग के उसने जो असली दोषी था, रियल कल्प्रिट मतलब असली दोषी, कल्प्रिट मतलब होता है दोषी, जो असली दोषी था उसको उसने जान से मार दिया, पूरी तरह से खत्म कर दिया, एक्सटर्मिनेट कर दिया। उसने इस तरह से रिटेलिएट किया यानी पलटवार किया, उसी तरह से जिस तरह से उसकी पत्नी के जो मर्डरर था, जिसने उसकी पत्नी को मारा था, जो उसने किया सेम काम जॉन ने किया, और इस तरह से उसने अपनी पत्नी के मर्डर का बदला लिया। ही अवेंज्ड हिज वाइफ्स मर्डर। क्लियर, तो ये था आपका वो आज का वीडियो। और अब हम जो एक छोटा सा MCQ करते हैं। तो रिटेलिएट का उल्टा क्या होगा, रिटेलिएट का उल्टा, तो रिटेलिएट का उल्टा क्या होगा, रिटेलिएट का उल्टा होगा, रिटेलिएट मतलब पलटवार, ठीक है। तो काउंटर अटैक मतलब भी वही है, रिवेंज मतलब भी बदला है, रेसिप्रोकेट मतलब भी वही है, तो आंसर हो गया रेमिट, यानी कि माफ कर दिया, एक तरह से रेमिट कर दिया, माफ कर दिया। रेमिट का एक मतलब और होता है पैसा भेजना, पैसा रेमिट करना, रेमिटेंस, तो वो भी एक अलग मतलब होता है, लेकिन मतलब यहाँ पे रेमिट होगा। इनएब्रिएट का सिमिलर मीनिंग क्या होगा, इनएब्रिएट मतलब धुत, तो उसका सिमिलर होगा इंटॉक्सिकेटेड, तो आंसर है सी। एडमोनिश, एडमोनिश का उल्टा क्या होगा, एडमोनिश मतलब किसी को डांटना, समझाना, गंभीरता से समझाना, तो इसका उल्टा होगा तारीफ करना, तो आंसर हो गया एक्सटॉल यानी कि तारीफ करना। इनकैर्सरेट का उल्टा, इनकैर्सरेट मतलब किसी को बंदी बनाना, कैद करना, तो इसका उल्टा क्या हो गया, किसी को डिस्चार्ज कर देना, फ्री कर देना, मुक्त कर देना। रेपरकशन का समानार्थी, रेपरकशन मतलब किसी चीज का नतीजा, ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा रीबाउंड, प्रतिक्रिया, रीबाउंड। तो ये था हमारा वीडियो नंबर 18। मिलते हैं बहुत जल्दी वीडियो नंबर 19 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ वोकैबुलरी।